हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। इसमें हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करेंगे, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे सो दैट कि थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो। और देखो यार, इनसे बार आपके नहीं आएंगे क्योंकि अलग अलग तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे हम लोग। इसके अलावा रीजनल सेशन क्वेश्चन भी करेंगे क्योंकि बच्चों को वो थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो बहुत बढ़िया ये क्लास रहने वाली है। और हाँ, बीच में मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा और मैं मान के चलूंगा कि हाँ आप लोग उनके आंसर करोगे। आंसर आप सबने अटैम्प्ट करने हैं और आई होप कि आप सबने इस चैप्टर का वन शॉट देख लिया है, नोट्स पढ़ लिए हैं, क्योंकि तभी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। वहीं से आपको अपना लेवल पता चलेगा कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द रोल ऑफ अ कैटलिस्ट इज टू चेंज। एक कैटलिस्ट का रोल क्या होता है भैया? कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। और वो स्पीड अप कैसे करते हैं? बाय चेंजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। देखिए, कोई भी कैटलिस्ट रिएक्शन को एक शॉर्टकट पाथ प्रोवाइड करता है और शॉर्टकट पाथ में खास बात क्या होती है कि उसमें लोअर एक्टिवेशन एनर्जी होती है। देखिए, एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए एक पहाड़ी क्रॉस करनी पड़ती होती है जिसमें ना हाइयर एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है, बट कैटलिस्ट उस पहाड़ी में सुरंग कर देता है, शॉर्टकट पर पाथ प्रोवाइड करता है विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट द हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। देखिए, कैटलिस्ट हीट एब्जॉर्ब्ड, इवॉल्व्ड या फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं डालता है। वो रिएक्शन की स्पीड चेंज करते हैं, स्पीड अप करते हैं। और स्पीड अप कैसे करते हैं? बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप लोग लिख सकते हो भैया हीट एब्जॉर्ब्ड इवॉल्व्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, activation energy of a chemical reaction can be determined by determining the rate constant at standard temperature, determining the rate constant at 2 temperature। तो भैया इसका आंसर यही है, आप सबको पता होगा। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ यार चलो बच्चे पढ़ रहे हैं। अब दूसरी बात पे आते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन का यूज करते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन अगर आप लोगों ने देखी हो तो वो कुछ ऐसे थी, के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए आर टी। फिर उसके बाद हम लोग एलन लें तो एलन के इज इक्वल टू एलन ई माई, ओके सॉरी, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। हाँ, तो ये हो जाएगा एलन ए माइनस ई ए बाय आर टी। और आगे करना चाहते हो तो आई थिंक लास्ट में आपका एक्सप्रेशन ये आ जाता था, log k2 बाय k1 इज इक्वल टू 2.303 गलत जा रहा हूं, ई ए बाय आर। ये होएगा 2.303 और यहाँ पर आएगा T2 माइनस T1 T2। यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग देखोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा क्योंकि इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आपके बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फिगर 4.1 मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको डायग्राम दे रखा है, एनर्जी रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। याद रखिए, प्रोडक्ट की एनर्जी जब ज़्यादा होती है तो वहाँ पर रिएक्टेंट को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। इट मीन्स वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। और अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन एनर्जी। जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये बातें आप लोगों ने शायद केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में भी सुनी होंगी। लोअर द एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है तो ये कम स्टेबल है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है। अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करता हूँ तो रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, चलिए कम टू द पॉइंट। तो है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इवन E2। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी आई थिंक आप लोगों ने डेफिनेशन लिख दी होगी। होता क्या है कि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को यहाँ तक पहुँचना है, इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, मतलब इस पॉइंट के पीक को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और यहाँ तक पहुँचने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर ये दो है, E1 प्लस E2, है ना। एंड द प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट। क्या ये बात सत्य है? जी हाँ, ये बात सत्य है। प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है इधर, सॉरी प्रोडक्ट कम स्टेबल है क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है ना भाई रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, ये ऊपर है। और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो कम स्टेबल होता है।
ठीक है, तो ये बातें सत्य लिखी गई हैं। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 + E2 एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर अ फर्स्ट ऑर्डर गैस फेस डिकम्पोजिशन रिएक्शन गिवन बिलो। ए से बना है B + C। द इनिशियल प्रेशर ऑफ द सिस्टम बिफोर डिकम्पोजिशन वाज of A was Pi initial pressure. After lapse of time T, total pressure of the system increased by X unit becomes PT. The rate constant K for the reaction is given by। K के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, K का रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, K इज 2.303 by T log PI A by A माइनस एक्स, वेयर A मीन्स होता है इनिशियल प्रेशर और A माइनस एक्स होता है मीन्स प्रेशर आफ्टर टाइम T या कंसेंट्रेशन आफ्टर टाइम T। तो यहां से अगर मैं यहां पर इनिशियल प्रेशर की मैं बात करूं, इनिशियल प्रेशर क्या होगा भाई, इनिशियल प्रेशर इन्होंने दिया है PI है। फाइनल प्रेशर कितना है, फाइनल प्रेशर है हमारे पास PI + X। ये बोला ना कि एक टाइम T के बाद जो फाइनल प्रेशर है वो बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, X टाइम, है ना, एक टाइम T के बाद जो है। ओके, बहुत शानदार। तो यहाँ पर PT जो है वो हो गया PI + X। ये बातें इन्होंने स्टार्टिंग में ही दी हैं। अब इस इक्वेशन को लो आप लोग, क्या है, A गिव्स B + C, है ना। A आपको इनिशियल प्रेशर कितना दिया होगा बेटा, इनिशियल प्रेशर कितना होगा, ये होगा आपका PI, और इनिशियल इनका प्रेशर तो 0 होगा। एक टाइम T के बाद ये कह लीजिए फाइनल प्रेशर क्या होगा, PI, इसमें से कुछ यूनिट कम होगी और यहां पर कुछ फॉर्म होगा। टोटल प्रेशर अगर मैं निकालना चाहूं, टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, यहां से टोटल प्रेशर इज PT, जो कैसे दोगे आप लोग, PI - X + X + X, ये चीजें कैंसिल होंगी। PT = क्या हो जाएगा, PT इज PI + X, आई थिंक तो ये। और यहां से अगर मैं X लिखना चाहूं, X कैसे लिख सकता हूं भाई, मैं X का एक्सप्रेशन देना चाहूं, X का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, PT - PI। आगे बढ़े, प्रेशर ऑफ A, प्रेशर ऑफ A के प्रेशर की बात करें आफ्टर टाइम T कितना है बेटा, प्रेशर ऑफ A आफ्टर टाइम T PI - X। इसको पुट कर दो, PI - X क्या हो जाएगा, -PT - I। तो आई थिंक क्या हो जाएगा, 2PI - PT, यस और नो, ये PI है और ये माइनस का PI है, प्लस हो जाएगा और ये -PT। गेटिंग माई पॉइंट और नोट। A के प्रेशर देखो बेटा, A का इनिशियल प्रेशर कितना है, A है, इसने टोटल प्रेशर बताया था हमें कि टोटल प्रेशर कितना हो गया है, PI + X। बट अगर मैं A के प्रेशर की बात करूं, A का फाइनल प्रेशर तो PI - X है। अगर उसमें हम X की वैल्यू पुट करेंगे, तो जो आपने यहां से कैलकुलेट की थी X की वैल्यू ये रही थी, तो अब पुट कर दो उस फॉर्मूले में। K क्या है, K इज 2.303 by T log A। इनिशियल प्रेशर कितना है A का, रिएक्टेंट का PI, और फाइनल प्रेशर कितना है आफ्टर टाइम T, प्रेशर कितना है 2PI - PT। सो द आंसर विल बी दिस। थोड़ा सा ध्यान से कर लेना, बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू A e⁻A by RT, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ ln K वर्सेज 1/T।
देखिए आपको पता है आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है। आर्हेनियस इक्वेशन आपकी होती है K इज इक्वल टू ए और यहाँ पर e की पावर माइनस ई ए आर टी, दोनों साइड आप ln ले लो, ln K इज इक्वल टू ln ए माइनस ई ए बाई आर टी। अब एक सिंपल सी बात समझो, आपको ग्राफ किस किस के बीच में करना है, ln K और ये माइनस ई ए बाई आर, 1/t को अलग कर लो और ये प्लस हो जाएगा ln ए। ये y एक्सिस पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये x एक्सिस पे 1/t और ये माइनस में है, माइनस में मतलब जो ग्राफ होगा वो डिक्रीजिंग बनेगा और ये जो c ln a जो है वो आपका इंटरसेप्ट है। डिक्रीजिंग ग्राफ कौन सा है भाई, दिस वन आई गेस, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारे पास, कंसिडर द आर्हेनियस इक्वेशन गिवन बिलो एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। के ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अच्छा, रेट कांस्टेंट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीजिंग एनर्जी एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। Rate constant increases exponentially with decreasing activation energy and decreasing temperature. Rate constant increasing exponentially with decreasing activation energy and increasing temperature. अब आप ये सारे देख लो, K का फॉर्मूला क्या है, K इज A e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, है कि नहीं। अब देखो भाई ये कब कर सकता है आपका जो रेट कांस्टेंट है एक्सपोनेंशियली कब इंक्रीज कर सकता है, जब आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती जाए, डिक्रीज होती जाए, है कि नहीं, तभी हो सकता है भैया। और टेम्परेचर क्या होता चले, यहां से इंक्रीज होता चले। गेटिंग माई पॉइंट और नोट, एक ही जगह पर आपको सही दे रखा है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ऐसे है ना, ई ए बाई आर टी, ये ई ए कम होना चाहिए और टी जो है वो बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये ग्राफ जबरदस्त दे रखा है, अ ग्राफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिलीज्ड वर्सेस टाइम फॉर द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट HCl। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूँ तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, Zn प्लस 2HCl गिव ZnCl2 प्लस H2। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मार्क द करेक्ट ऑप्शन। एवरेज रेट अप टू 40 सेकेंड इज V3 माइनस VT। पहली बात एवरेज रेट की बात कर लेते हैं। एवरेज रेट किसे कहते हैं, एवरेज रेट किसे कहते हैं, जिसमें चेंज इन वॉल्यूम हो, चेंज इन वॉल्यूम हो और नीचे टाइम इंटरवल हो, टाइम इंटरवल हो। तो टाइम तो उन्होंने क्या बोल दिया है, अप टू 40 सेकंड की बात की जा रही है। 40 सेकंड कहाँ से चलेगा, 0 से, ठीक है ना। और 40 सेकंड तक आप भी चलो, ये तो बात होगी टाइम की, है ना। 40 माइनस 0 और इधर वॉल्यूम में आ जाओ, कहां तक जा रहा है, इस पॉइंट तक चलिए। तो ये क्या हो जाएगा भाई, चेंज इन वॉल्यूम इज V3 बाय 40 आ जाएगा आई थिंक आंसर में, आप देख लो। सो राइट आंसर इज एवरेज रेट के लिए ये वाला आ जाएगा बेटा। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी अ फ्रैक्शनल नंबर, हो सकता है। अच्छा, ये नोट करेक्ट वालों को मैं बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा फोकस करना। नोट करेक्ट में आप नोट करेक्ट के बाद ये देख लेना कि करेक्ट क्या है, सो दैट कि आपको बाद में बहुत ज्यादा उससे हेल्प हो जाए कि हाँ यार ये चीज हमारी करेक्ट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, सही बात है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। The order of reaction is always equal to the sum of the stoichiometric coefficient of reactant
इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आई थिंक ये नहीं होता, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना, ये बात गलत दे रखी है ना, ये बात यहाँ पर गलत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द ग्राफ गिवन इन फिगर 4.2 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डजंट शो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की क्या होता है कि आपने एक फिक्स टाइम पीरियड की बात करते हो, इन्होंने बोला 40th सेकंड पे, तो ये हमारे पास 40th सेकंड है, ठीक है ना। इसको आप वॉल्यूम से मिलाओगे, वॉल्यूम से मिला दिया और फिर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि एक लाइन ड्रॉ कर दोगे आप लोग, ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन के लिए आप लोग चेक करोगे टाइम इंटरवल और वॉल्यूम इंटरवल कौन कौन से हो रहे हैं। तो ऑप्शन में आ जाओ, V5 माइनस V2 50 माइनस 30, V5 माइनस V2 और 50 माइनस 30 क्या हो रहा है जी, हाँ ये मिल रहे हैं, V5 माइनस V2 और 50 माइनस 30, ये आपका करेक्ट है। और क्वेश्चन को ध्यान से समझना, आपसे पूछा गया था नोट शो। आगे आ जाओ, V4 माइनस V2, V4 कहां पर है, V4 है आपका ये रहा, ओके, अरे भाई ये रहा आपका V4, V4 ये रहा और V2 ये रहा। तो V4 के लिए अगर मैं टाइम की बात करता हूं तो वो यहां पर है ना, टाइम को अगर मैं यहां पे मिलाऊंगा तो कहीं यहीं पर आएगा, और V2 के लिए टाइम आपका यहां पर आ जाएगा, टाइम आपका यहां पर आ जाएगा। तो ये तो 30 है, बट ये कुछ टाइम 48 49 रहेगा, बट इन्होंने 50 माइनस 30 किया है। आई थिंक ये मैच नहीं कर रहा है, आप समझ रहे हो। इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस टाइम एग्जैक्ट टाइम की बात की जा रही है उसको आप वॉल्यूम से मिलाओगे और एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, और फिर वहां पर आप वॉल्यूम के इंटरवल देखोगे, टाइम के इंटरवल देखोगे। तो कौन सा इसमें से मैच नहीं कर रहा है, ये वाला तो मैच नहीं कर रहा है भाई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद पासेज ऑफ टाइम। आई थिंक ये बात सही है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो विद द पासेज ऑफ टाइम डिक्रीज होती जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, सर ये बात कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है ना वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटती जाती है रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो होती जाती है। बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है, व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम स्लो आफ्टर द पासेज ऑफ टाइम, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घट रही है ना, दैट्स व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन भी घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, ठीक है ना। आप ये देख लो कि बी आर और एच पॉजिटिव को रिलेट करना है, बी आर और एच पॉजिटिव को रिलेट करना है। चलो मैं ही करवा देता हूँ, दोनों रिएक्टेंट है ना, क्योंकि सारे ऑप्शन में बी आर और एच पॉजिटिव है। -1/5 डेल्टा बी आर नेगेटिव बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/6 डेल्टा एच पॉजिटिव बाय डेल्टा टी। आई थिंक माइनस से माइनस कैंसिल होगा, और ये डेल्टा बी आर नेगेटिव बाय डेल्टा टी, ये क्या हो जाएगा 5/6। आई थिंक द राइट आंसर इज दिस, ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रेडिक्ट करना बहुत इजी है। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, समझो रिएक्टेंट की एनर्जी 100 है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हो, रिएक्टेंट की एनर्जी 100 है, इस प्रोडक्ट की एनर्जी 80 है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है तो 20 बच जाएगी, वो 20 एनर्जी रिलीज होगी, रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, मान के चलो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो, रिएक्टेंट के पास एनर्जी है 100, बट प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको एनर्जी 150 चाहिए, तो 50 एनर्जी कम है, तो वो आपको रिएक्टेंट को सप्लाई करनी पड़ेगी, रिएक्शन को दे रहे हो तो 50 का लेंगे वो, तो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगी। तो आप ये देख लो कि कहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, एक ही केस है, मुझे तो ये लग रहा है भैया, है ना। बाकी अगर मैं इसको भी ध्यान से देखूं, मैं देख लेता हूँ एक बार, कहीं इक्वल ना हो जाए यार, ये इक्वल सा ही लग रहा है मुझे तो, है ना, ये दोनों तो इक्वल ही हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आएगा ए ओनली, ए ओनली। यहाँ पर तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है,
तो रिएक्टेंट को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन A+2B गिव्स C इज फाउंड टू K, A एंड B, है ना। तो आपको रेट दे रखा है R इज K, A एंड B। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B इज डबल, द कंसंट्रेशन ऑफ A रिमेन्स कांस्टेंट। तो न्यू रेट बोल रहा है वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A को कांस्टेंट रखो और B को डबल कर दो, तो क्या हो जाएगा, आई थिंक ये उसको 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। ये आ जाएगा ना भाई, ये हो जाएगा 2KA और ये B आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ तो डबल हो गया है, गेटिंग माई पॉइंट। या फिर से द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, अच्छा हमने कुछ गलती कर दी है, हमसे ये गलती आप लोग मत करना। हमसे पूछा गया था वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है ना, ये न्यू रेट नहीं पूछा गया। रेट कांस्टेंट जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, सो सॉरी, क्षमा चाहता हूं। तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, यहां पर हमारा आंसर आएगा ये, ठीक है, वो सेम रहेगा क्योंकि रेट कांस्टेंट जो है वो रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कोलिजन थ्योरी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। It consider reacting molecules or atom to be hard sphere and ignore their structural features. सही बात है। Number of reactive collision determine the rate of reaction, ये भी बात सही है, जितने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगे उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। Collision of atoms or molecules possessing sufficient threshold energy result into the product formation। भाई मुझे तो ये भी सही लग रहा है। Molecule should collide with sufficient threshold energy and proper orientation, ये ज़्यादा सही है। यहाँ पर proper orientation वाला पॉइंट मिसिंग है। रिएक्टेंट जब टकराएंगे, पहली तो बात उनके पास एनर्जी बढ़िया से होनी चाहिए, और फिर दूसरी बात ये है ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है ना। बैट से बॉल टकरा गई, बढ़िया स्पीड से बैट घुमाया है जो ने, वो बॉल 6 जाएगी, ठीक है ना। प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, बैट के सॉफ्ट स्पॉट पे लगा होना चाहिए बॉल। चलो मैं समझा रहा हूँ कि रिएक्टेंट टकराएंगे, बढ़िया एनर्जी के साथ टकराएंगे, उससे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन भी उनकी होनी चाहिए। तो ये बात हम लिखेंगे, कोलिजन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स पोसेसिंग सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी रिजल्ट्स इनटू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ये बात सही नहीं है, प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a first order reaction is 50% completed in 1.26 into 10 की पावर 14 सेकेंड, how much time would it take for 100% completion। 100% नहीं कंप्लीट होती हैं रिएक्शन, आप कभी भी 100% कैलकुलेट ही नहीं करते हो। इस बात को याद रखिए कि यहाँ पर इनफाइनाइट आएगा, 100% कंप्लीशन वाला कंसेप्ट नहीं देखते आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये लेंथी क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा ये आप लोग खुद करो, और जिसका आंसर सही होगा उसके कमेंट को हट दे दिया जाए। कंपाउंड ए एंड बी react according to the following chemical equation, A+2B gives 2C, concentration of either A or B were changed keeping the concentration of one of the reactant constant। देखो ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहां पर आप लोग रेट लिखोगे, रिएक्टेंट तो किस पे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँ तो रेट इज के ए का तो आपको नहीं पता, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, ठीक है ना। तो इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या है, 0.10, तो इस टाइम के ये 0.30 की पावर एक्स, 0.30 की पावर वाई, ये आपका इक्वेशन नंबर 1। अगला है 0.40 के 0.30, ये 0.40 यहाँ से आया है, 0.30 की पावर एक्स और 0.60 की पावर वाई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है ना। और भाई 0.60 सॉरी ये है 0.20 इज इक्वल टू के 0.60 की पावर एक्स, 0.30 की पावर वाई, इक्वेशन नंबर 3। अब मैं बताता हूँ आप लोग कैसे निकाल लोगे। आप 2
इक्वेशन नंबर 2/1 करके आप y की वैल्यू निकाल लोगे, जो भी आएगा। आप 3/1 करके x की वैल्यू निकाल लोगे, जो भी आएगा। कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में बहुत बातें पूछी गई हैं। इट कैटलाइज द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, सही बात है। इट अल्टर्स द डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन, भाई क्या बोलेगी। इट इज अ सब्सटेंस दैट डजंट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, ये तो बात सही है। इट प्रोवाइड एन अल्टरनेट मैकेनिज्म बाय रिड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन को अल्टर करता है, ये बात गलत है। सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को अल्टर करता है भाई। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं? दोज रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशन दे बिकम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज है ना। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। आप इसमें पानी मिला दीजिए H2 इन द प्रेजेंस ऑफ H+2, तो आप नोटिस करोगे कि ब्रेक डाउन हो जाएगा C6H12O6 में एंड C6H12O6 में। तो अगर आप इसके रेट का एक्सप्रेशन देना चाहो, रेट इज K है ना, और यहाँ पर C12H22O11 है ना, जो रेट होती है वो तो रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करती है H2 पे, ठीक है। तो अगली बात समझिए कि ये लेस अमाउंट में है और ये एक्सेस में है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी ना, वो इसके इंडिपेंडेंट हो जाएगी, ये कांस्टेंट रहेगा, इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहने वाली है। रेट जो है इस पे डिपेंड करेगी, बट हमें रेट नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा है रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा? जो खुद कांस्टेंट है, और खुद कांस्टेंट कौन है? H2 जो कि एक्सेस में है। तो यहां पर क्या है, और इसके अलावा रेट कांस्टेंट जो है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे तो डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर के साथ इसकी वैल्यू चेंज होती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो भाई साहब पहली बात देखिए, ये H2 कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है किस पे डिपेंड कर रही है? ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन एक्सेस। अच्छा, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी इस केस में, सूडो फर्स्ट ऑर्डर के केस में। वैसे तो टेम्परेचर ही रहता है, बट इस केस में क्योंकि कंसेंट्रेशन भी कांस्टेंट हो चुकी है, तो एक्सेस वाली कंसेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा एज वेल टेम्परेचर पे भी, बट यहाँ पर सिर्फ ओनली ऑन टेम्परेचर था, तो ये गलत बात थी। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द रिएक्शन, ये A से B बनेगा। द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट वेरीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली डिस्क्राइब द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद टाइम। बताइए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट A से B बन रहा है, A टाइम के साथ घटता जा रहा है, B टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, तो इसकी करेक्ट यही है। पहले भी देखा होगा, रिएक्टेंट ऐसे घटता चला जाता है और प्रोडक्ट ऐसे बढ़ता चला जाता है, इधर में कंसेंट्रेशन, इधर में टाइम, वैसे 0 से बढ़ता है ये। चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेल्स अस अबाउट द रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन रिएक्शन, हाउ स्लो और फास्ट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, नन ऑफ द अबव। तो क्या बताता है भैया हमें ये, हाउ स्लो और फास्ट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। आगे बढ़ते हैं, इफ द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। देखिए अगर इंडिपेंडेंट हो जाता है प्रेशर के, अब गैसियस है ना, गैसियस में तो सिर्फ प्रेशर की बात करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन होती है तो हम बोलते हैं कि कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? वो जीरो ऑर्डर। अगर कोई वन टर्म ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है तो फर्स्ट ऑर्डर, टू टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है तो वो सेकंड ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज हाफ लाइफ इज 480 सेकेंड। रात ज़्यादा हो गई है, 11 बजने वाले हैं, दैट्स वाई। और मेरा जो ये वाला रूम है ये बिल्कुल किनारे पे है, तो डॉगी की आवाज़ आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको हाफ लाइफ दिया है, टी हाफ इज इक्वल टू 480 सेकेंड। टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 बाई के। यहाँ से आपको के निकालना है तो ये हो जाएगा 0.693 बाई टी हाफ, कर देना, टी हाफ की वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा, और आंसर ये रहा आपका। आगे बढ़ते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय आर्हेनियस इक्वेशन। ओके,
इन दिस इक्वेशन ए क्या होता है भैया? ए को हम आर्हेनियस कांस्टेंट भी बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल, कई सारे नाम होते हैं ये, या फिर इसका बड़ा नाम, फेमस नाम होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। कई सारे नाम, आर्हेनियस फैक्टर भी हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं इसको, है ना? एक्सपोनेंशियल से पहले आ रहा है ना, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन द रेट कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस इज रिप्रेजेंटेड एज के, देन व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 35 डिग्री सेल्सियस? आपको पता है, जब हम देखिए, आपको भी दिखाई दे रहा है कि ये 25 से 35 है, 10 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज है, और जब हम 10 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन हमारी क्या हो जाती है भैया? डबल हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाती है। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन अ रिएक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू, देखिए यार, एक रिएक्शन है ना, इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट है कि रिएक्शन आपकी प्रोसीड कर रही है ना, इधर आप लोग एनर्जी लिख दीजिए, तो यहां पर रिएक्टेंट होगा, यहां पर मान लो प्रोडक्ट होगा। अच्छा, ये पोजीशन देख के बताना ये एक्सोथर्मिक होगी एंडोथर्मिक होगी, कमेंट सेक्शन में बताना। तो इसको ना एक पहाड़ी क्रॉस करके जानी पड़ती है, इस पॉइंट तक पहुंचते हैं ना, इस पॉइंट की एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होती है कुछ, और फिर उसमें हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करते हैं विच इज नोन एज EA, एक्टिवेशन एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द रिएक्टेंट्स। अगला क्वेश्चन है भाई, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बिकॉज, क्यों इंक्रीज हो जाती है भाई? क्योंकि वहां पर कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, है ना, स्पीडली रिएक्टेंट्स के पास एनर्जी आती है और वो स्पीडली एक दूसरे के साथ टकराने लगते हैं, दैट्स व्हाई। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म्ड इन सॉल्यूशन? टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये सभी फैक्टर्स, और जनरली आप ऑल ऑफ द अबव देखोगे तो होता है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। चलिए, अब कुछ रीजन असर्शन की तरफ चलते हैं। रीजन असर्शन लगभग हर चैप्टर मैंने आपको बताया है कि इनका बेस क्या होता है। अगर आपका असर्शन एक करेक्ट स्टेटमेंट है, रीजन एक करेक्ट स्टेटमेंट है और आपस में इंटरलिंक्ड है, हम यूज करते हैं ए। असर्शन सही है, रीजन सही है बट आपस में लिंक नहीं है, बी। असर्शन सही है, रीजन गलत है, देन वी यूज सी। असर्शन गलत है, रीजन सही है, देन वी यूज डी। चलिए, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड बाय थर्मोडायनेमिक्स। हाँ बिल्कुल, कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। थर्मोडायनेमिक्स में देखते थे ना, वो डेल्टा जी जब नेगेटिव हो जाता था, नेगेटिव होना चाहिए। A reaction will be with delta G less than 0 at constant temperature and pressure is feasible। बातें सही है, इंटरलिंक्ड है, तो हम यूज करेंगे A। For a chemical reaction R gives P, rate of reaction is minus delta R by T। When expressed in terms of concentration, the unit of rate of reaction is mole per liter per second। ये बातें सही हैं। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन तो ये लिखा जाएगा ना, माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखते हैं तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। बातें दोनों सही हैं बट आपस में लिंक नहीं है, और जब बातें सही हों, आपस में लिंक ना हो, देन हम लोग बी यूज करते हैं। नेक्स्ट असर्शन है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द इज नोन एज रेट लो। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन को जब हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की टर्म्स में एक्सप्रेस करने लगते हैं तो उसे रेट लॉ बोलते हैं। रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड थ्योरेटिकली बट मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। बातें सही, लिंक नहीं है, तो हम यूज करेंगे बी। आगे बढ़ते हैं। द मोलिकुलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर। मोलिकुलरिटी सम ऑफ पावर नहीं होता। ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं। द मोलिकुलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट। यहाँ पर असर्शन गलत है बट रीजन सही है, तो हम लोग यूज करेंगे डी। आगे बढ़िए। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n पर सेकंड, सही बात है। द यूनिट मोल पर लीटर की पावर सही है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर ये नहीं होता है। फॉर्मूला क्या बनेगा? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n पर सेकंड। अगर आप यहाँ पर 2 पुट कर दो, 1 माइनस 2 इज माइनस 1 ना, मोल पर लीटर की पावर -1 पर सेकंड।
तो अंदर ले जाओ, मोल की पावर -1, लीटर की पावर +1 पर सेकंड ये होनी थी, तो रीजन गलत दे रखा है, असर्शन सही है तो हम यूज करेंगे सी। अगला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोलिकुलरिटी बीइंग 3 और मोर इज वेरी लो। 3 से ज्यादा मोलिकुलरिटी होने के चांसेस कम होते हैं। क्यों होते हैं? द पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन 3 मोलिक्यूल कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली दैट 2 विद प्रॉपर ओरिएंटेशन इज वेरी स्मॉल। यही तो बात है भैया, 3 से ज्यादा मोलिकुलरिटी क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि 3 से ज्यादा मोलिक्यूल आपस में टकराने के चांसेस कम रहते हैं और प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ टकराए इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो बातें दोनों सही हैं, इंटरलिंक्ड है ए। अगला है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। सही बात है। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ का एक्सप्रेशन क्या होता है? 0.693/K। अब असर्शन में जो बात दे रखी है ना, और उसी से लिंक्ड दूसरी बात दे रखी है, तब हम ए यूज करते हैं। असर्शन में एक बात है, रीजन में दूसरी बात है, दोनों बेसिक सही हो बट आपस में लिंक नहीं बन रहा है, तो हम बी यूज करते हैं। ये लिंक बना रहे हैं। अगला है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज समटाइम अल्टर्ड बाय कंडीशन। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज द सूडो। अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है, अब आगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है। द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन वाटर इज टेकन इन लार्ज एक्सेस। बातें दोनों सही हैं बट आपस में लिंक नहीं बना रही हैं, तो बेटा जी हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? बी यूज करेंगे। और यहाँ पर हमने बहुत सारे अप्रोक्स हमने कितने क्वेश्चन किए? 36 क्वेश्चन किए हैं और श्योरली यहाँ से आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। दैट्स ऑल इन दिस क्लास। और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लेना और डोंट वरी, सब कुछ बहुत अच्छे से आपको करवाया जाएगा। ट्रस्ट रखिए, आप अपने आप से मेहनत करते रहिए, बाकी आपके लिए जो भी जरूरत होगा सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर।